तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर 4 है आपका, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, सिंपल, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ रखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ही, ठीक है, हमारा जो टाइप होता है, ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वियर, ध्यान रखना, कंडीशन कल नहीं बताई थी, वियर ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया ना तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वियर ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, बी हो सकता है जीरो, सी हो सकता है जीरो। मतलब अगर मैं सिंपल ये कहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो तुम बोलोगे हाँ, ठीक है, क्योंकि क्या है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और इसका कोएफिशिएंट है, ठीक, ठीक है, नहीं, ठीक है, इसे इक्वल टू जीरो, अगर हमने कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू जीरो में लिखा ना, तो मतलब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए दिया रहता है, या जब रूट्स निकालने होते हैं तो हम खुद ही क्या मान लेते हैं, इसको जीरो के बराबर मान लेते हैं, तो रूट्स निकालने के लिए। वैसे इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कंडीशन रखना याद, वियर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब आपके क्या है एग्जाम में 1 मार्क्स के, ठीक है, क्या आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, 1 मार्क्स के क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, और 1 मार्क्स से क्या आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे तो आपको छोटी छोटी चीज ज्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसका रिवीजन करोगे ना, जब आप टेस्ट दोगे पूरे, ठीक है, सिलेबस का, तब आपको दिक्कत सबसे ज्यादा किसमें होगी, एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। जब मैंने लास्ट ईयर पेपर लिए, ठीक है, संडे को पेपर लिए थे मैंने, तो उनमें ज्यादातर का परफॉर्मेंस खराब किसमें रहता था, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत, ठीक है, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती थी। अब बड़ी बड़ी चीज तो तुम्हें सब याद है। अब मैं बोलूंगा भाई पिछले चैप्टर में अगर मैं बोलूंगा वर्क वाला 2 men and 5 men कैन वर्क इन 5 days, तो ये क्वेश्चन सबने याद कर रखा होगा, ठीक है, या और भी टाइप है। लेकिन छोटी छोटी बातें ना बच्चे याद नहीं रखते, तो जरा ध्यान रखना, खासकर ऐसी चीजें, ठीक। अब जरा इसका जल्दी से कर लेते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब है क्या, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो हर जगह आपको जरूरी नहीं कि यही स्ट्रक्चर दिखेगा, कई बार आपका क्या रहेगा, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं खुद अपनी तरफ से, कि जैसे मैंने कह दिया x - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब मैंने कहा कि भाई ये जो पूरी, ठीक है, इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ऐसे नहीं देखना कि भाई ये x स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करना है पहले। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला खोलना है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब देखो, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x से 2x कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ ये, ठीक है। तो ये तो x स्क्वायर यहां से एलिमिनेट हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, समझे, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ठीक है, और भी ऐसी क्वेश्चन है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ मैं बता देता हूं, जैसे 4.1 निकालोगे, ये मैंने वैसे कल पढ़ा दिया था तुम्हें, ठीक, 4.1 निकालो जल्दी से, ठीक है, सुजल देखते रहना जरा, इन्होंने तो पढ़ रखा। तो जैसे 4.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है, फर्स्ट के कितने पार्ट है, ठीक है, 8 पार्ट है। तो जैसे मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, पहला पार्ट हमें क्या रखा है, हमें इन सारे पार्ट में बताने हैं, फर्स्ट के जितने पार्ट उसमें बताने, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहला है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3। तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाऊं तो तुम्हें खुद भी बोलना चाहिए बार बार, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने a + b का होल स्क्वायर 9th में पढ़ी रखा क्यों बोले, ठीक है, जितनी ज्यादा बार रिपीट करोगे ना उतना ज्यादा, ठीक है, वो दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है, तो बोलना चाहिए। तो 2 × x 2x माइनस 6। अब कैलकुलेशन कर लो x, आप क्या करा करो, सब यहाँ एक जगह 0 क्रिएट कर दिया करो, सबको एक जगह लेके चल जाया करो, और प्रीफर ये करना है कि जो x स्क्वायर वाली टर्म हो पॉजिटिव आए, ठीक है। तो 2x से 2x कट गया, तो ये कितना आ गया है, माइनस 6 ले जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो सही है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई, तो ये x की पावर 2 है, ठीक है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कल मैंने एक और चीज बताई थी भाई सुजन, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7 इक्वल टू 0, या ये सिंपल, ये कोई इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ना सुजल, वो एक ही फंक्शन की टर्म में होगी। फंक्शन का मतलब या तो पूरा x की टर्म में होगा,
मतलब y और x एक साथ मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो ये पूरा x में होना चाहिए था या पूरा y में होना चाहिए था। किसमें है? मैं समझा नहीं, ये समझ में आ गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो एफ एक्स के टर्म में होती है, एफ एक्स का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन किसके टर्म में होगा? एक्स या कांस्टेंट की टर्म्स में। अगर एफ वाई होगा तो पूरा क्वेश्चन किसके टर्म में होगा? वाई के टर्म में या कांस्टेंट की टर्म में, ठीक है। और ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई टी के टर्म्स में भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 3, तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो तुम बोलोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इस बार सिलेबस कम हो गया थोड़ा थोड़ा, तो अब ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। इससे भी कम हो गया, वो क्या कम हुआ वो मैं बता दूंगा, लेकिन वो मैंने तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है। जिसका इच्छा होगी वो पढ़ लेना, जिसकी इच्छा नहीं होगी तो ठीक है शांति से बैठे रहना, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे पिछले चैप्टर में तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया था ना, तो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक था, यहाँ टॉपिक नहीं हटा, यहाँ टाइप हटे क्वेश्चन के, ठीक है। ये टॉपिक नहीं हटे, यहाँ चैप्टर सारा है, बस बोल रखा है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हमें पढ़ना ही पूरा है क्या क्या? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, सारे सिलेबस रिड्यूस हो गया भाई। फिर से नहीं, जो पहले से है अब फिर से हो जाएगा क्या पता। सुहेल कर लेगा बाकी तो भाई, ठीक है ये बाकी कर लेना। बाकी सब में फर्स्ट के सारे ऐसे ही करने, फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, सारे फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो ये तुम खुद चेक कर लेना, फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट आसान है 4.1, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज तो है नहीं। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। लास्ट डे जब कल हम इसको, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ रहे थे, तो कल हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे थे, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हमने कल का सेकंड का फर्स्ट पार्ट करा था तो हमारा भी सही था, इनका भी सही था। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसे दोनों तरीके से करा दूंगा, ठीक। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या रखा था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा बताओ? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा कितना? ठीक है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और भी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे एक चैप्टर है, कुछ चैप्टर नंबर 12, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें काम आती हैं, जितने भी छोटे छोटे फिगर है, खासकर 2D फिगर। तो आपको ये चीजें अभी से आएंगी तो वहां दिक्कत नहीं होगी। तो हमें कह रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 है। अब लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, अब हमें कंडीशन क्या रखी है कि जो लेंथ है ना वो क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अब मैंने कल क्या करा था, पहले कल वाले तरीके से कर लेते हैं। मैंने लेंथ को क्या मान लिया था बताओ, याद है किसी को? x मान लिया था मैंने। हम पहले अपने तरीके से करें, ठीक है, फिर उनके तरीके से कर लेंगे, और दोनों का तरीका ठीक है। तो हमने लेंथ को x माना, ठीक है। अब उन्होंने क्या रखा कि जो लेंथ है, अब कंडीशन क्या रखी कि जो लेंथ है वो क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अरे सही है, तो ब्रेथ को ब्रेथ ही लिख दिया। तो यहां से ब्रेथ कितनी निकल जाएगी बताओ? तो ब्रेथ निकल जाएगी x माइनस 1 अपॉन 2, कल भी ये निकली थी। फिर अब मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? x, और ब्रेथ कितनी है? x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 528। तो हमने इसे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसे दिमाग में करा करो, इसे ब्रेक करना सीखो। कैसे? 528 को जब मल्टीप्लाई करना है ना 2 से, तो 28 को रहने दो, 500 को मल्टीप्लाई करो, तो 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56, तो 1056, ठीक है। तो इसे दिमाग में करना सीखोगे तो आसान रहेगा आगे, क्योंकि आगे फिर वही चैप्टर है, चैप्टर 12 13 इनमें, ठीक है, उस बच्चे को बहुत आसानी फील होगी जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्या चाहिए? कैलकुलेशन, ठीक। अब इसे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारी इससे, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे से मैच करोगे ना तो अब उनका कुछ और आ रहा होगा, तो तुम्हें लगेगा कि हमारा गलत है। लेकिन अगर लेंथ और ब्रेथ निकालता हूं यहां से, मतलब मैं अगर x निकाल दूंगा तो x से क्या निकल जाएगी? लेंथ, और अगर x यहां पे पुट कर दी तो क्या निकल जाएगी? ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ निकाल देते। कैसे? फैक्टराइज। अगर तुम्हें फैक्टराइज आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, वैसे तो आना चाहिए क्योंकि 10th में पहुंच गए। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एक और तरीका सीखेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो फॉर्मुला याद करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो कई बार बड़ा चल जाता है फॉर्मुला, तो फैक्टराइज में आना चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए। तो फैक्टराइज कैसा होता है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट कितना है? माइनस का 1056। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बताओ? मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 1056, ठीक है। और ठीक है, ऐड करके कितना आना चाहिए? एक्स का कोएफिशिएंट, तो ऐड करके कितना आना चाहिए? -1, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये
ये कल भी समझाया था। अब तुम्हें अगर इसके फैक्टर्स नहीं मिलते, मेन क्या होता है फैक्टर्स को ढूंढना, बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैंने बोला था 1056 है, इसके फैक्टर्स कर लो, तो 2 5, ठीक है, 5 28 और 2 कितना हो जाएगा, ठीक है 20, ठीक है 2 132, 2 66, 2 33, 3 11 हो जाएगा। अब यहां से तुम्हें ऐसे पेयर ढूंढना है, ठीक है, कि अब यहीं से मिलेंगे पेयर, ठीक है। तो पेयर हमने क्या ढूंढा, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें डिफरेंस कितना लेके आना है, ध्यान रखना डिफरेंस कितना लेके आना है, दो नंबर्स का डिफरेंस आना चाहिए -1। तो मैंने क्या करा, 11 3 33, ठीक है, और 2 2 2 2 2, तो 2 की पावर 5 होता है 32। अब ठीक है, -33 + 32 करूंगा तो खुद ही क्या आ जाएगा -1, मतलब इस x को मैं किस में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, माइनस का 33x माइनस का प्लस का 32x, ठीक है भाई। अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे बताओ, ठीक है, अब यहां से x कॉमन ले लेंगे और इसे करेंगे फैक्टराइज। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि तुमने अगर ये क्वेश्चन में लिख दी ना तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। यहां से क्या कॉमन ले लूंगा तो इन दोनों से x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x - 33। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। यहां से क्या कॉमन लिया, अब जो चीज यहां पे क्रिएट हुई ना, जो चीज यहां पे क्रिएट हुई वही चीज आगे भी क्रिएट करनी है। तो मतलब यहां x है तो यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा x, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा बताओ, 32 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 32 कॉमन लिया तो यहां पे x बचेगा, 32 यहां से कॉमन लेगा तो कितना बचेगा, ये करके देख लेना, बगल में क्या है 0, ठीक है भाई। अब यहां से x - 33 और x - 33 क्या ले लो कॉमन, क्या बचेगा x + 32। तो बताओ x - 33 जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, और जब x + 32 0 के बराबर इक्वेट होगा तो x कितना आ जाएगा -32, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि x हमारी लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी क्या नेगेटिव। तो जरूरी नहीं तुम ऐसा क्रॉस करके दिखाओ एग्जाम में, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसकी रीजनिंग तुम्हें मुंह से बोल दी क्या, कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो तुम पेपर में ये क्रॉस बना के दिखाओगे, तुम लिखोगे ठीक है x = -32 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सर्टेन डायमेंशंस क्या नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो सही है, तो x कितना आ गया बताओ, तो x हमारे हिसाब से x था क्या, लेंथ थी, तो अब x को यहां पे पुट करूंगा 33 - 1 32, 32/2, तो ब्रेथ कितनी निकल गई 16, तो मतलब हमारी लेंथ कितनी निकली 33 और ब्रेथ कितनी निकली 16, सही है। अब इनके तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इनका और हमारा बिल्कुल सेम ही है, बस इक्वेशन अलग अलग आएगी तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई ठीक है हमारा कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अब जरा ध्यान सुनना, अब इन्होंने ठीक है ब्रेथ को लेट कर लिया, ब्रेथ को कितना लेट कर लिया इन्होंने x, समझे। अब ब्रेथ को लेट x कर दिया तो उन्होंने कह रखा था ना लेंथ जो है क्या है, लेंथ क्या थी 1 more than twice its breadth, यही कह रखा था, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 1 + 2x और ब्रेथ कितनी है x = 528 हो जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x² + x, 2x² + x, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो ठीक है डिग्री जिसकी बड़ी होगी x की वो से आगे लिखना, फिर सीरियल वाइज लिखना, ठीक है। मतलब x की डिग्री 2, फिर x की डिग्री 1 और x की डिग्री 0, ठीक है, ये ऑर्डर रखना। x क्या है वैसे, ठीक है, x ब्रेथ, और ये 528 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -528। तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर हमारा आंसर सेम ही है, ठीक है, दिखने में सेम नहीं है, जो आंसर्स निकलेंगे वो सेम आएंगे, ठीक है। वो मैं तुम्हें करा देता हूँ, क्या प्रूफ करा देता हूँ, कैसे। अब मल्टीप्लाई करके कितने लेकर फिर बताओ, x² कोएफिशिएंट कितना 2 और कांस्टेंट कितना माइनस का 528, तो मल्टीप्लाई करके तो कितना लेकर आना है माइनस का 1056 ही लेके आना है, समझे। और ऐड करके कितना लेके आना है +1, और ऐड करके +1 लेके आना है, ठीक है भाई। और वहां क्या लेके आना था -1, लेकिन वहां वो प्लस में था या माइनस में था, मतलब सिंपल वही आएगा। तो फैक्टर्स तो वही आ जाएंगे, फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 32 33, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब 33 प्लस में होगा, 32 क्या होगा माइनस में, पिछली बारी उल्टा था, समझे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों से आंसर सेम आएंगे, ठीक है, इसलिए इतना करा रहा हूं। तो मैं सिर्फ एक ही तरीके से करना जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा। तो 2x² प्लस इसे लिखूंगा मैं 33x, या इसे लिख देता हूं माइनस का 32x + 33x लिख सकता हूं, ऐसा इसलिए कर क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा आसानी से, ठीक है। माइनस का 528 = 0, क्या आ जाएगा बताओ, यहां से कॉमन 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x - 16, फिर यहाँ पे जो यहाँ बना वो यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे 33 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x
16 सही है। x माइनस 16 क्या ले लिया कॉमन, तो 2x प्लस 33। अरे तो समझ में आ रहा है। तो 2x प्लस 33 जब 0 के बराबर रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, x के लिए आ जाएगी माइनस का 33/2 आ जाएगी। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x के लिए माइनस 33/2 आएगी। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आ गई और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, समझे, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब x माइनस 16 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो x कितना निकल जाएगा 16। अगर x 16 निकल गया तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33, तो लेंथ कितनी निकल गई बताओ, तो लेंथ निकल गई यहाँ से 33 और ब्रेथ कितनी निकल गई 16। तो यही हमारे पुराने वाले क्वेश्चन में भी तो यही आ रहा था, ठीक है। तो आंसर रिमेन सेम, बस एक क्वेश्चन अलग है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पीछे का आंसर तो कुछ और आ रहा था, ये आ रहा है, दोनों सेम है, ठीक है। फर्क क्यों आ रहा समझ में आ गया, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लेंथ को x माना और उन्होंने ब्रेथ को x मान के कर रखा आंसर, तो दोनों आंसर सेम है, आंसर सेम निकल गए, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब करते हैं आगे, तो कोई दोबारा से देख लो। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड के सेकंड पार्ट की मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ठीक है, वैसे मैंने करा रखा है कल। द प्रोविजन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर तो तुम्हें पता है 1 2 3 या नेगेटिव में -1 -2 -3। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, अगर 1 ऐड कर दोगे ना इंटीजर में तो नया इंटीजर बन जाता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। अगर एक को क्या मानोगे, लेट फर्स्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा खुद ही x प्लस 1। अरे समझ ले, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 306। ये शॉर्टकट में करा रहा हूं, ये खुद कर लेना, फिर से फैक्टराइज भी खुद कर लेना, तो तुम्हारे नंबर्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो, ठीक है भाई, सुशील तू देखते रहे। थर्ड पार्ट है रोहन मदर, क्योंकि यहाँ पे फर्क ये है कि पिछले चैप्टर में 2 वेरिएबल लेट कर सकते हैं, यहाँ हम एक ही वेरिएबल लेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या तो x की टर्म में होगी पूरा या y की टर्म में, मतलब एक ही वेरिएबल की टर्म में होगी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है रोहन मदर। तो रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इसका मतलब अगर मैं रोहन की प्रेजेंट एज क्या लेट कर लूं, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी, ठीक है, x, तो रोहन की प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स मान ली मैंने, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26। अब इसमें y मानना ही नहीं है, ठीक है, हाँ y को लिख सकते हैं, तो हमने उसे x की टर्म में लिखना है, ठीक है। तुम अपने दिमाग में मान लेना, y या रफ में मान लेना अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो, ठीक। अरे सही है, रोहन की x प्लस 26 नहीं होगी, फिर इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रोहन की एज मैंने x मानी, अब मैंने बोला कि भाई तेरी मदर की एज तुझसे 26 साल बड़ी है, तो तेरी अगर x मानी तो तेरी मदर की एज x प्लस 26 होगी ना, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये तो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें सीधा सीधा क्या रखा कि भाई रोहन की जितनी भी एज है उसकी मदर की एज उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज अगर x मानी तो मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26, ठीक है। अरे सही है, ये प्रेजेंट एजेस है दोनों की। फिर आगे मैं कह रखा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3। अरे सही बात है, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट किसके बराबर है, ठीक है, 360 के बराबर है। अब यहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करके खुद ही फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। अब आते हैं मेन, जो मैंने बताया था फोर्थ पार्ट है, ठीक है। वैसे मैंने कल बताया था, लेकिन कल भी कईयों को समझ में नहीं आया होगा, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही ला दिया। अब जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पे बहुत आएंगे, बहुत 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 अगली एक्सरसाइज में भी, तो जरा ध्यान से देखना। फोर्थ, ठीक है, ट्रेन वाला है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो एक ट्रेन ने सर्टेन डिस्टेंस कवर करा, ए प्लेस से बी प्लेस गई हो, ठीक है, ए बी प्लेस मैं खुद ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल नहीं रखा है, ए प्लेस से बी प्लेस गई हो और डिस्टेंस कितना था ए प्लेस और बी प्लेस के बीच 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर पर लेस, अगर स्पीड हम रिड्यूस कर दें 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, मतलब जितनी भी स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने लेस कर दी, तो हमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे कवर करने में सेम डिस्टेंस को। सेम डिस्टेंस का मतलब है, ठीक, कवर 480 ही करा, ठीक। अब यहां पे हमने क्या लेट करना है, यहां पे हमने लेट करना है और हमें निकालना क्या है ये भी देख लो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया करोगे, हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो यहां पे स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या लेट कर लेते बताओ, x, ठीक है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट स्पीड चल रही है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसकी कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है, एक बार ये कंसेप्ट आ गया तुम्हें तो तुम्हारे बहुत सारे टाइप इसमें कवर्ड हो जाएंगे, खासकर स्पीड वाले टाइप तो इसमें ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं, ठीक। अब
खुद बताओ, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से एक्स की स्पीड से चलेगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा 480, तो टाइम कितना लगेगा बताओ। अरे टाइम का फॉर्मूला तो पता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा 480 बाई एक्स। सही है। अब अगर स्पीड हमने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, कितनी, बाई 8 किलोमीटर। मतलब पहले स्पीड एक्स थी, अब स्पीड कितनी होगी, अब न्यू स्पीड का मतलब समझ में आ गया, न्यू स्पीड कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब टाइम कितना लेगी ट्रेन। ठीक है, तो इसका नाम मैं तुम्हें समझाने के लिए T1 लिख देता हूं। अरे सही है, क्योंकि समझाने के लिए ठीक है। और T1 कौन सा टाइम है, जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है। T2 कौन सा टाइम है, जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, चाहे स्पीड कम करें या ज्यादा करें। तो डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, कितना स्पीड, स्पीड कितनी थी। अब नहीं अभी करते उसे, अभी उसका लॉजिक जाते ही नहीं। कल मैंने एक साथ बता दिया तो कईयों के दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं आज अलग अलग करके बता रहा। ये समझ में आ गया। अब तुम्हें आप कॉमन सेंस लगानी है। ठीक है, अब तुम्हें क्या रखा है कि जब हमने स्पीड कम करी, ठीक है, तो हमें 3 घंटे ज्यादा लगे। तो डिफरेंस कितना आ गया टाइम का, 3 घंटे का आ गया। अब ये टाइम है तो यहाँ पे भी टाइम आएगा, यहाँ पे भी टाइम आएगा। सही है, और ये क्या डिफरेंस है, तो बीच में क्या आएगा, माइनस। तो माइनस में हमेशा आगे क्या आता है, बड़ा, और पीछे क्या आता है, छोटा। तो इनमें से बताओ बड़ा टाइम कौन सा, छोटा टाइम कौन सा है। बड़ा टाइम। ठीक है, अब तुम्हें मैं वैसे ही बता देता हूं कैसे। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा लॉजिक समझाता हूं कि भाई कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब यहाँ एक्स और यहाँ कितना है, x माइनस 8। ठीक है, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो सेम ही है ना, 480। तो यहाँ x और यहाँ x माइनस 8 है, तो x बड़ा है कि x माइनस 8 बड़ा है, x बड़ा है। तो जब ये बड़ा होगा तो इसे काटने पे आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। अरे आएगा, और इसे ये क्योंकि x से छोटा है तो जब इससे तुम इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, ये था नॉर्मल रीजनिंग। अब इसे पुट करके बोलते हैं, दूसरा मेथड है कि तुम x की जगह, ठीक है, 8 से बड़ी कुछ भी वैल्यू पुट कर देना, इससे बड़ी। ठीक है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगी स्पीड, मतलब टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो x से बड़ी मतलब 8 से बड़ी कोई पुट कर देना, और हमेशा 8 ही मत देखना, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, उससे बड़ी पुट कर देना। तो जैसे मैंने यहाँ पे 8 देखा, तो 8 से बड़ा कुछ भी नंबर पुट कर दो, तो क्या पुट करे बताओ। ठीक है, 12 पुट कर दे। 12 इसलिए पुट करा क्यों, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 4 से आसानी से कट जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, और 12 से ये भी कट जाएगा। तो जब x के लिए 12 पुट करी तो बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, 480 बाई 12 कितना आ जाएगा, 40। और यहाँ पे पुट करा तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4, और 4 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो बड़ा कौन है, ये है। तो ऐसे करके भी हम पता कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे, वैसे नॉर्मली इतना दिमाग तुम्हें लगा देना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, और अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब 3 घंटे का गैप क्यों आ रहा था, क्योंकि एक बार हमने नॉर्मल स्पीड से ले और एक बारी स्पीड हमने कम कर दी थी। ये चेक करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, दूसरा तरीका समझाने के लिए करा, बस ये पुट नहीं करना क्वेश्चन में, ये समझाने के लिए कि आगे कौन सा टाइम आएगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा टाइम यही है, समझे। अरे सही बात है ना। ठीक है, और ये है कम टाइम। ठीक है, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने इसे कल बोला था, इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है 480 कॉमन ले लो। कहीं तो यहीं पे ऐसे लेने लग जाएंगे, फिर 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा चल जाता है। ठीक है, तो समझदारी का काम करना है, 480 यहीं पे कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ, और यहाँ पे बचेगा 1/x, बगल में 3। अब x और x माइनस 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये x यहाँ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे गड़बड़ी पता क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक बच्चों की गड़बड़ी समझाता हूँ। बच्चे इस x माइनस 8 कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो वो ये नहीं समझते कि x माइनस 8 जब इधर गया, ठीक है, और इसके बाहर क्या था माइनस, तो ये माइनस x का नहीं था, ये माइनस क्या था, पूरे का। तो ब्रैकेट लगाने की आदत डालो। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं सीनियर क्लासेस में भी। ठीक है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो ये x कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8, 480। अरे समझ रहे, और ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, और 3 से काटो कितना 160। अरे सही है, और 16 से कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, माइनस का 1260। सही है, 16 से 126 ही होता है ना। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज कर लोगे। ठीक है, ऐड करके कितना, ठीक है, -8 और मल्टीप्लाई करके कितना माइनस का 1260, तो इसे फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे टाइम पे माइनस, तो इसके फैक्टर्स तुम खुद कर लेना। ठीक है,
उसके फैक्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम खुद करोगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स इसके शायद से क्या हो जाएंगे, ठीक है, माइनस 40x प्लस 32x माइनस का 1260, ठीक है, सही है। कहाँ पे, 6 की जगह अच्छा 80 है, हाँ ये भी सही कर लेना, अभी हम भूल ही रहे थे। ये मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, ठीक है, 3 से ये कटेगा 160 टाइम्स, और 168 जो होता है 1280, कितना होता है 1280, ठीक है। तो ये 1280 है, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40, ठीक है। तो x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 32। अब x मान क्या रखा था, अरे x ठीक है स्पीड, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 32, ठीक है, और एक निकलेगा x इक्वल टू 40, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और एक निकलेगी माइनस 32 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि स्पीड नेगेटिव हो सकती है सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन मतलब समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिक्स में हम स्पीड को पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। फिजिक्स में हो सकता है वो भी सर्टेन कंडीशन में, ठीक। तो x 40 आ जाएगा, तो ये हमें निकालना था 40 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, ठीक है, जो हमारी ट्रेन थी। अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज, और अगली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना और मेरी बात सुनना, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस साल के लिए, ठीक है। क्योंकि जो इस साल जो थोड़े लैंग्वेज वाले अच्छे क्वेश्चन है वो उनका आना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या नहीं आएंगे, तो ये जरूर आएगा फिर इस चैप्टर में। फिर पूछने लायक क्या है, अब पहली एक्सरसाइज तो पूछेंगे नहीं हो कि भाई ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं, पूछेंगे भी तो 1 मार्क्स में आएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं 4.2, तो 4.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, इसी तरीके से होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और ये आपका 11th-12th में भी यूज आता है, ध्यान रखना, 11th-12th में भी यूज आएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि वहाँ ये चैप्टर नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वहाँ कोई और चैप्टर रहेगा, लेकिन उसमें यही करना पड़ेगा आपको। अब इसमें होगा क्या, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्या थी, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। तो अब अगर, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मैंने किसके बराबर मान रखा, 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मैं किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, स्क्वायर की फॉर्म में जबरदस्ती रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जबरदस्ती क्यों, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में काम आता है, ठीक है। तो नाम इसका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब तुम्हें इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कोई सी भी हो, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ABC आए, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स भी आ सकते हैं। तुम्हारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, नंबर वाइज रहेंगे। तो नंबर वाइज हो या ABC होने ये क्या है, कांस्टेंट ही है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। क्या पहला स्टेप क्या है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x² इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि x² क्वेश्चन कितना बनाना है, 1 बनाना है। और अगर पहले से ऐसा दे रखा है, जैसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, तो इसमें तुम्हें 1 तो पहले से ही दे रखा है ना, तो उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना x² कोएफिशिएंट 1, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x² कोएफिशिएंट, ठीक है, 1 बनाना। तो मैं क्या करूंगा, इस a को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, कॉमन। या दूसरी भाषा में ऐसे भी कहते हैं कई लोग, ठीक है, कि भाई a से डिवाइड कर लो। क्या कर लो, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम कॉमन लेने वाली बात कहो या ये कहो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो जो भी x² कोएफिशिएंट रहेगा उससे पूरे दोनों साइड डिवाइड कर देना, लिख दोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a। तो a क्या है बताओ, a कांस्टेंट था, कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, तो 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है, 0, बताया था ना। और ये a एक बार किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, एक बार ये इसके नीचे जाएगा, और एक बार इसके नीचे जाएगा, a से कट जाएगा, तो x² प्लस b अपॉन a, x प्लस c अपॉन a। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप है x² कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1। जब भी तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना हो, तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा हो कि इस क्वेश्चन को, ठीक है, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करो। सॉल्व मतलब फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज एक तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, और एक किससे बोलेगा तुम्हें करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो तब तुम्हें ये पूरा मेथड करना पड़ेगा। फैक्टराइज से अगर तुम निकालोगे तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। दूसरा स्टेप क्या है, क्योंकि नाम क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर तो अभी बना ही नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनते रहना सारी चीजें। x² और जो x वाला
ठीक है, कोफिशिएंट रहेगा, उसे एक साथ लिखना है। ठीक है, अब ये c अपॉन a को थोड़ा दूर पे इसलिए लिखा क्योंकि हमें करना क्या है, हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। सही बात है। तो इन जनरली ज्यादातर, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्यादातर, क्यों, हर जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो मतलब मुझे ये चीज यहां क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी इसके बदले में क्या लिख सकूं, ये लिख सकूं। तो मैंने क्या देखा, अगर यहां से देखूं तो a को मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया x, तो a स्क्वायर, और ये किसका काम करेगा फिर 2ab, किसका काम करेगा। अब तुम 2ab की हेल्प से क्या निकालोगे, b। हमें b स्क्वायर नहीं पता, क्या नहीं पता, b स्क्वायर नहीं पता। समझ में आया, तुम्हें a स्क्वायर पता है, a स्क्वायर ये है, और जो x वाली टर्म्स होती है वो किसके बराबर होती है, 2ab के बराबर। तो हमें b स्क्वायर नहीं पता, तो हम यहाँ से b स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो b स्क्वायर कैसे निकलेगा, अब वो इधर देखो, तो b स्क्वायर निकालने के लिए है c बाई है, वो कांस्टेंट है, उससे कोई लेने देने नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना है, उसका भी यूज करेंगे अभी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जो भी x वाले कोफिशिएंट होगा, ठीक है, तो x वाले कोफिशिएंट को किसके बराबर रख दो, 2ab के बराबर, 2ab, और a का काम कौन कर रहा, x, और b का काम कौन कर रहा, b, क्योंकि b तो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो x से, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या थी, bx अपॉन a, इसका साइन भी लोगे, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ले रखा, माइनस है तो माइनस ले रखना। तो x से x कट गया, 2 से ये, तो b अपॉन कितना आ गया। अब यहाँ पे लेकिन गड़बड़ी ये पता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी b है और हमने भी b मान रखा, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए कुछ और मान ले, बताओ। ठीक है, तो हम इसे मान लेते, ठीक है, इसे x स्क्वायर, ठीक है, इसे मान लेते y स्क्वायर, मान ले, अरे मान ले। तो जो b को मैंने क्या मान लिया, y, क्योंकि b यहाँ पहले से है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो y यहां से कितना निकल जाएगा बताओ, y निकल जाएगा b बाई 2a। अब मुझे y नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, y स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो y स्क्वायर कितना आ गया, या b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे इसी चीज की कमी थी बस। अब जैसे मैं इसे यहाँ पे डालूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। लेकिन इसे ऐसा डायरेक्टली डाल नहीं सकते, अब हमारी मर्जी कौन सी चल रही है, यहाँ डाल दिया। ठीक है, हमें चाहिए। तो मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आपको कभी भी कोई चीज क्वेश्चन के बीच में डालनी है, तो जैसे अगर ये मैंने डाल दिया b अपॉन 2a का क्या होल स्क्वायर, तो अगर ऐड कराना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, समझे, ऐड कराए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये है, ठीक है, रूल। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐड करा दिया। अब देखो, अब जरा ध्यान से पढ़ो, a स्क्वायर, एक मिनट इधर देखना जरा सब, a स्क्वायर प्लस ये तो पूरा किसका, या x स्क्वायर, ये पूरा किसका काम करेगा, y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2.x.y, y का काम कौन कर रहा, तो 2 से 2 कटेगा तो आएगा तो यही ना। तो ये क्या है, 2xy, ये समझे। तो मतलब तुम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अरे लिख सकते हो, और y का काम कौन कर रहा है, ये तो कर रहा। अब तुम इसे सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इसे उधर लेके चल जाओ, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर नेगेटिव में था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का c अपॉन a। अरे सही है। अब तुम करोगे क्या, एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम। ठीक, और तुम्हें लग सकता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में एबीसी है, जब तुम नंबर वाले करोगे तो खुद ही आने लग जाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ से एक फॉर्मूला डराइव होगा, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, सीधे धरा जा रहा मेथड या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फैक्टराइज करने का, वो यहाँ से डराइव होता है, समझे, इसलिए बता रहा हूँ। और एक बार बोर्ड में यही क्वेश्चन भी आ रखा था कि दिस, ठीक है, यूजिंग ये जो भी क्वालिटी क्वेश्चन है इसे फैक्टराइज वो करो, सॉल्व करो यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तब तो बिल्कुल ऐसे ही करना था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, और ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का। अरे ठीक है, सही है। तो हम यहाँ निकालना क्या जा रहे पता है, हम यहाँ, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक्स के लिए निकालना चाह रहे हैं। किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक्स के लिए निकालना चाह रहे हैं। अब क्या करो तुम, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a का एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे बताओ, 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एलसीएम लेना आता है ना, ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो पूछ लेना। ये वाला पार्ट इधर ही बिल्कुल ऐसे ही नोट करा। ठीक, अब तुम बताओ, अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ रफली, अभी क्वेश्चन से हटके, ठीक है, क्वेश्चन से हटके। अब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 2 होगी। ठीक है, अब एक तो बच्चे ऐसे कर लेते हैं इसे कि भाई x का स्क्वायर है, बच्चे से 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 से 2 काट देंगे और बोल देंगे x तो 2 है। तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। इनकम्प्लीट मतलब
x की वैल्यू 2 होगी लेकिन -2 भी होगी। अब कई जगह हम लेते नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेते थे क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, या जैसे और भी जगह जहां वो चीज नेगेटिव नहीं हो सकती तो तब नहीं लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो x तो कुछ नहीं है ना, x तो वेरिएबल है तो x नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? प्लस माइनस, और इधर का स्क्वायर रूट हो जाता है। अरे समझे क्यों? इसका कारण भी बता देता हूं मैं। इसका कारण क्या है, इधर देखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 के स्क्वायर को इधर 4 को इधर लिखा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार जब तुम इसको 0 के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और एक बार इसको रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो यहां से आता है एक्स की वैल्यू प्लस -2, ठीक है, सही है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो वही चीज मैं यहां पे भी करूंगा, क्या? वही चीज मैं यहां पे भी करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारा, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया है, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहां टांगो तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? पूरे पे रूट आ जाएगा और प्लस माइनस भी आएगा। अरे आएगा ना प्लस माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्यों आएगा? क्योंकि मैंने वही कंसेप्ट लगाया जो यहां पे लगाया था, ठीक है। अब ये आ जाएगा पूरे रूट में, किसमें आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a नहीं 4a स्क्वायर। अब तुम इस रूट को ब्रेक करोगे। अब तुम्हें पता है रूट एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो? रूट एक्स और रूट वाई अलग अलग कर सकते हो, रूट सेपरेट कर सकते हो, वैसे यहां पे भी कर लो। तो प्लस माइनस ऊपर वाला रूट अलग सेपरेट कर दिया, और नीचे का जब रूट सेपरेट करूंगा तो 4a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या लिख सकता हूं? 2a, समझे? अब मैं यहां से क्या निकाल दूंगा बताओ? ठीक है, x के लिए निकालूंगा। किसके लिए निकालूंगा? x की। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम यहां से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, x के लिए निकाल सकते हो। अब तुम ये भी बोल सकते हो भाई x के लिए तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज से भी निकाल सकते हैं, तो तुम इसमें फैक्टराइज लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? फैक्टराइज सिर्फ कहां लग सकता है? नंबर्स में। ये नंबर्स नहीं है, ये तो ABC है, तो यहां नहीं लग सकता फैक्टराइज, ठीक है। तो यहां तो ये करना पड़ेगा। और जब नंबर वाले क्वेश्चन में भी बोला रहेगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो भी आपको यही करना है। फैक्टराइज करोगे तो फिर 0 मार्क्स है, ठीक है, सही है। अब इधर देखो भाई जरा ध्यान से। अब इसके बाद करना क्या है? एक बारी प्लस वाली क्वांटिटी को लो। किसको लो? तो प्लस वाली क्वांटिटी को लो लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बारी प्लस वाली क्वांटिटी को लेंगे और एक बारी माइनस वाली को, ठीक है, दोनों कैसे लेने पड़ेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसे उधर लेके चल जाओ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 2a एलसीएम ले लेंगे, सही है। तो जब पॉजिटिव लिया तो ये आया, जब इसको मैं किसके बराबर ले लूंगा? नेगेटिव के बराबर। किसके बराबर ले लूंगा मैं? ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है। जब इसी को मैं नेगेटिव के बराबर लूंगा तो बताओ x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा? 2a, सही है। b अपॉन 2a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? अरे बताओ। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस का b अपॉन 2a माइनस ऐसे हो जाएगा। 2a एलसीएम ले लूंगा तो बताओ x कितना हो जाएगा? 2a माइनस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आए? अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को। ये भी x का आंसर, ये भी x का आंसर, तो कंबाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, माइनस बी सेम है, 2a सेम है, बस फर्क क्या है? इसके आगे एक बारी पॉजिटिव, इसके एक बारी नेगेटिव है। तो इसे कंबाइन करने का तरीका क्या है? इसे कंबाइन कैसे करोगे? ठीक है, इसे कंबाइन यहां पे बता देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे बता देता हूं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस एक साथ लिख दो। प्लस माइनस का मतलब है एक बारी प्लस लो और एक बारी क्या लो? अपॉन कितना आगे? 2a। और इसी का नाम क्या है बताओ? ठीक है, इसी का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये इंडियन मैथमेटिशियन ने इन्वेंट करा था, ठीक है। और तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी एनसीईआरटी की भाषा में इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्या? तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो तुम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो यूजिंग, मतलब फैक्टराइज करने के लिए, समझे? जिसे फैक्टराइज करने में आता है वो डायरेक्टली इसे इस फॉर्मूले से फैक्टराइज कर सकता है। बस उसे क्या पता होनी चाहिए? ए बी सी पता होनी चाहिए। तो ए क्या होता है हमेशा? एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है। बी क्या होता है हमेशा? सॉरी, ए क्या होता है हमेशा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी हमेशा क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट। और सी क्या होता है? कांस्टेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्या प्रूव करा दिया तुम्हें? श्रीधराचार्य मेथड भी प्रूफ, फॉर्मूला भी प्रूव करा दिया। और ये मेथड क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। मैंने यहां से दो चीजें बता दी तुम्हें, अब इसे ध्यान से देखो,
ठीक है, और डाउट पूछो। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे इस पे जिससे तुम्हें आसानी लगे। ये एक बार वो बता दो। अरे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बार बार मेरे मुंह से 4.2 निकल रहा है। 4.3 के स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन होना है इसके तरीके से। 4.2 हम कल करेंगे, जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं, मतलब ठीक है, हाँ जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ हम करेंगे 4.2, ठीक है, क्योंकि वो आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हमने ये जो करा ये था क्या, 4.3 पे बेस्ड है ये। तो 4.3 का जो फर्स्ट के 4 पार्ट है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो उन्हें भी इसी तरीके से करना है। अब जरा इधर ध्यान से देखो, ठीक है, मैं 4.3 का कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बताओ जरा। सेकंड कराओ, तो ठीक है सेकंड करा देते हैं। बताओ कि थर्ड कराओ, रूट वाला भी एक, ठीक है। तो पहले एक सिंपल देख लो फिर रूट वाला देख लेना। सिंपल बताओ जरा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ठीक है भाई। तो हमें यही है ना, आगे क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी पढ़ लेना। क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़नी जरूरी है, ठीक है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या रखा है, सॉल्व करो, तब तो क्या लगेगा, सीधा 4 यही लगेगा। 4.3 कर रहे हैं हम। तो फाइंड द रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स का आंसर, ठीक है। रूट्स का मतलब है एक्स का आंसर, तो एक्स का आंसर निकालने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो रूट्स कितने होंगे भाई अनुज, 2 होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री उतने रूट्स। क्यूबिक एक क्वेश्चन होती है तो उसके रूट्स कितने होते हैं, 3, ठीक है 3, ठीक है। लीनियर होती है तो उसके बाय क्वाड्रेटिक के 4, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें, ठीक है, इसके रूट्स निकालने अगर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते वो आगे जाके पता चल जाएगा। शॉर्टकट भी है लेकिन वो शॉर्टकट हम आगे सीखेंगे। तो अभी हम सिंपल फैक्टराइज कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, मैंने सबसे पहले स्टेप बोला कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट गायब कर दो। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो तुम क्या करो, या तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो या 2 कॉमन ले लो। बात दोनों से एक ही है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बताओ, अगर ये x प्लस वाई है, सुनो, तो यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, साक्षी ले सकता हूं, ठीक है। अमन यहां से तू x कॉमन ले सकता है, हाँ ले सकते हैं, सुजल ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब सुनो, अब अपने जो पिछले सालों के जो भी कंसेप्ट पढ़ रखे ना, तो बिल्कुल वो आधे अधूरे है, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ये नहीं, तो कॉमन लेने का हमें छोटे में मतलब जब टीचर सिखाती है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि रहती है ना थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए आसानी से हमें समझ में जाए। तो जब 4 + 2, तो वो ऐसे बोलते हैं कि भाई यहाँ से 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, सही बात है ना, ऐसे समझाते हैं ना। तो तुम्हें लगता है हाँ यार, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज क्या होगी कि जब कुछ कॉमन चीज होगी तो ही बाहर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, आज से कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या डिवाइड करना, तो यहां से कुछ भी कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मैंने x कॉमन लिया ना, तो x कॉमन ले लिया तो y से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे यही आ जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, क्या समझे। और वो जो टीचर सिखाते हैं वो छोटे में सिखाते हैं, क्योंकि छोटे में हम पे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं x y वाले, वहां तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं नंबर, ठीक। तो यहां से जब मैंने 2 कॉमन लिया, या 2 तुम डिवाइड भी करा सकते हो, बोथ साइड बात एक ही है। तो 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड। तो 2 से डिवाइड, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, x स्क्वायर। x को डिवाइड करा 2 से और 4 को डिवाइड करा 2 से, सही है। अब बताओ 2 का भी 0 के बराबर इक्वेट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इक्वेट का मतलब ये है कि, ठीक है, या दूसरी भाषा में से करो 2 को इसके नीचे लेके चल जाओ, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 बचेगा। अरे इतना समझ में आ गया। तो पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को क्या करना, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना, बना दिया। अब तुम्हारे लिए शॉर्टकट में बताता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हें पिछली बार पूरा समझाया था कि भाई जो भी ये 2ab वाली टर्म है इसको किसके बराबर, ये x/2 को 2ab के बराबर रखो। अब तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है, जो भी x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ है क्या बताओ, अरे बताओ, x का कोएफिशिएंट है क्या, 1/2 ही तो है। तो जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, साइन भी देखना है उसका, तो जो भी x का कोएफिशिएंट होगा ना उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा, ठीक है। इसका रीजन मैंने 2ab वाला समझा दिया था, क्योंकि जो 2ab का ये 2 है, ये 2 हमेशा डिवाइड में जाता है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करनी है, हाफ से। किसका, x का कोएफिशिएंट। तो कितना आ जाएगा बताओ, तो जो भी नंबर आएगा ना उसका स्क्वायरिंग ऐड भी करना, सेपरेट भी करना है, समझ में आया। मैंने तो ऐसा कुछ किया, ठीक है, 1 मिनट है। तो एक बार स्क्वायरिंग ऐड भी करो और एक बार क्या करो, सेपरेट भी करना पड़ेगा। बाकी टर्म्स को ऐसे लिखो, लिख दिया बाकी टर्म्स को ऐसे। अब बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है।
अब कईयों को दिखेगा यार ये तो 2ab कहां से आ रहे हैं, 2ab ऐसा है, 2 a का काम कौन कर रहा x और b का काम कौन कर रहा 1/4, 2 से ये कटेगा तो कितना रहा बताओ x/2, तो यही तो 2ab है, समझे? ठीक है, तो है नहीं 1/4 होल स्क्वायर के अंदर वाला है ये, ठीक है? अरे इतना ठीक है, हाँ तो कोई नहीं, बस 5 मिनट वेट कर लो, उसका तुम बिल्कुल जा सकते हो। अरे नहीं, इसलिए मुझे लगा आगे होंगे तो हमारे हाँ तो कोई नहीं, उन्हें जाने दो ना, ठीक है? अरे इधर देखो, अरे इतना ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें अब नंबर्स आ गए तो अब हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पिछली बार तो ए बी थे तो वहां ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा था, यहाँ कर लो, बताओ ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा -2/1। अरे सही है, 16 और 1, अब बगल में कितना है 0, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, जब दोनों को इधर लेके चल जाओ तो ये 16 प्लस का हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। अरे सही है, मैंने क्या करा समझ में आ गया, मैं इसे उधर लेके चले गया प्लस का और इसे उधर लेके चले गया। अब 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, अरे हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा x + 1/4। सही है, हमें निकालना क्या है, x निकालना है, ठीक है? अब बताओ x + 1/4 कितना आ गया है 33/16। अब जब स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस समझ में आ रहा है ना क्यों आ रहा, क्योंकि इनमें ए स्क्वायर और इसे भी मैं बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, a² - b² फॉर्म में। अरे ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब रूट 33 का तो आंसर होता नहीं है, लेकिन 16 का तो रूट होता है ना 4, तो इसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बताओ, इसे मैंने लिख दिया x + 1/4, ठीक है? x + 1/4 = ±√33/4। तो एक बारी प्लस लिया तो बताओ, एक बारी प्लस लिया तो आंसर कितना आ गया, ठीक है? तो एक बारी प्लस लिया तो आंसर अलग आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा √33/4 -1/4। अरे सही बात है, इधर चल जाएगा तो एलसीएम लेंगे 4, तो एक बारी आंसर कितना आएगा, ठीक है? जब एक बारी नेगेटिव साइन लेंगे, समझे, जब एक बारी नेगेटिव साइन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x = -1/4 -√33/4, तो 4 एलसीएम ले लिया, -1 -√33, तो समझ गए? तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, कंबाइन करके भी लिख सकते हो। कंबाइन करके पता है कैसे लिखोगे, इधर देखो आप, x = 4 दोनों में, अगर कंबाइन करना है 4 दोनों में, -1 दोनों में है। अब √33 एक बारी प्लस है एक बारी माइनस है, तो ऐसे लिख दो, तो उसके इसका मतलब है इसके अंदर 2 आंसर है, तो इसके रूट्स निकल के 2। अगर उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो तुम आगे समझ जाओगे, कैसे करना है वो मैं कल समझाऊंगा, अभी आधा, कल भी नहीं परसों, ठीक है? परसों भी नहीं, मंडे को, ठीक है? हाँ, तो अब तुम्हें करना क्या, इसके बाकी के रिमेनिंग 3 पार्ट 4.3 के बाकी के रिमेनिंग 3 पार्ट तुम करोगे, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है? कोई डाउट होगा तो मंडे को करेंगे।